Welcome back to Learn with Mansi. In today's lecture, we will discuss restitution of conjugal rights, which is described in Section 9 of Hindu Marriage Act 1955. Okay, let's go ahead. तो restitution of conjugal rights का क्या मतलब है? Restitution मतलब रोकना, ठीक है? Conjugal is basically anything related to marital obligations, sexual रिश्ते, intimate रिश्ते. Okay, तो यहाँ पे इसका बेसिक मतलब हुआ restitution of conjugal rights की जब एक शादी होती है ना, तो मैरिज के कुछ बेसिक्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली इंप्लाई होते हैं कि आप पूरा करेंगे. शादी ऐसा रूममेट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि बस रूममेट की तरह आप रहने लग गए, राइट? अगर आप किसी के साथ लीगली एक रिश्ते में आ रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं आपकी सामने वाले के प्रति जो आपको पूरी करनी होंगी. उनमें से जैसे एक जिम्मेदारी होती है साथ रहना, कोहैबिट करना. एक है कि कपल के आपस में अंडरस्टैंडिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अलग अलग शहरों में नौकरी कर रहे हैं, वो अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं. बट इन जनरल की साथ ही नहीं रहते, दैट इज नॉट ओके. इफ वन पर्सन वॉन्ट्स टू लिव विद यू एंड आप मना कर रहे हैं किसी भी वजह से साथ रहने से, तो आप उस इंसान का हक छीन रहे हैं साथ रहने का, राइट? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कपल, दिस इज अ मेल एंड ये एक फीमेल हस्बैंड वाइफ है. वाइफ हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, बट हस्बैंड में भी जॉब करता है किसी भी सिटी में, लेट्स अज्यूम मुंबई में जॉब करता है. ओके, वाइफ रह रही है यूपी में कहीं पे, उसका कोई जॉब का इशू नहीं है, कोई ट्रांसफर का इशू नहीं है, मान लो अगर वर्किंग भी है तो, और वो कह रही है वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, बट तुम उसे मना कर रहे हो स्पेसिफिकली कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी. टेक्निकली आप अपनी पत्नी का हक छीन रहे हैं आपके साथ रहने का. एक कपल का, दोनों का, हस्बैंड वाइफ का पूरी तरह राइट है अपने पार्टनर के साथ रहना. इसी का एक और एस्पेक्ट आता है कोहैबिटेशन, पहला जो हमने डिस्कस किया. दूसरा है कॉन्जुगल रिश्ते. सेक्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैरिज. ट्रेडिशनली देखा जाए तो शादी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था कि आप बच्चे पैदा करेंगे इन फ्यूचर, आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, एंड सामने वाले को सेक्सुअल रिलेशंस सिर्फ अपने स्पाउस के साथ बनाने होते हैं, अपने पार्टनर के साथ बनाने होते हैं. तो आप, और ये एक जेन्युइन नीड मानी गई है. इन फ्यूचर आप फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे कि एक जेन्युइन ग्राउंड ऑफ डिवोर्स भी माना गया है अगर सामने वाला आपके राइट्स आपसे छीन रहा है. तो आप अगर उस इंसान को वो राइट डिनाई कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं जो शादी में के थ्रू, उस बंधन के थ्रू आप पे आ रही है, तो आप दूसरे का हक छीन रहे हैं, राइट? तो दैट इज बेसिकली रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर कोई ऐसा कर रहा है, इफ वन फेल्स टू परफॉर्म और कोई रीजनेबल कॉज नहीं है. एक होता है कि कोई वजह है, फॉर एग्जाम्पल दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों जॉब करते हैं, एक की जॉब यूपी में है, एक की पंजाब में है, एंड वो म्यूचुअली कोई रीजनेबल वजह है कि अलग अलग शहरों में रह रहे हैं. एक जायज़ वजह है कि वो हस्बैंड अलग शहर में है या वाइफ अलग शहर में. ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि वो आपके साथ नहीं रह रहा है. तो एक रीजनेबल कॉज है उस केस में. बट अगर कोई रीजनेबल वजह ही नहीं है और सामने वाला अपनी ये ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल कर रहा है, तो ये कोर्ट जो है एक डिक्री एक तरीके का एक ऑर्डर आप समझ सकते हैं, कोर्ट इशू करता है कि ऐसा है, आप सामने वाले के राइट्स पूरे करिए, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन होगा. अब ठीक है, इसको अब हम डिटेल में अच्छे से समझते हैं. रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का बेसिक मीनिंग है रिस्टोरेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशंस. मैरिटल ऑब्लिगेशंस, शादी से जुड़ी हुई आपकी जिम्मेदारियां. ये मेनली दो तरीके की हैं. कोहैबिट यानी साथ रहना, आप शादी कर चुके हैं, आपका हक बनता है एक दूसरे के साथ रहने का, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप अपने पार्टनर के साथ रहें. ओके, दूसरा है कंपेनियनशिप. इसको बेसिकली मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है, कंपेनियनशिप इज मोर ऑफ एन इंटीमेसी, सेक्सुअल रिलेशंस एस्टैब्लिश करना, एक जेन्युइन रिश्ता ऑफर करना सामने वाले को. ठीक है, इसको हम आगे अब डिटेल में देखते हैं. ये एग्जैक्ट एक्ट है जो मेंशन्ड है, एग्जैक्ट सेक्शन है जो मेंशन्ड है एक्ट में, सॉरी. एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दिस कि आप जब भी ये लेक्चर्स अटेंड करें, प्लीज बेयर एक्ट अपने साथ रखिए. वर्ड टू वर्ड पढ़ना हमेशा बहुत क्लैरिटी देता है. एक एक पंचुएशन मार्क्स है क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है मीनिंग पे. ओके, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? व्हेन ईदर द हस्बैंड और द वाइफ, यानी ये जेंडर बेस्ड नहीं है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज. ओके, कोई भी रीजनेबल वजह नहीं है, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर. विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी मतलब अपने आप को उसकी सोसाइटी से, उसकी जिंदगी से, उसके समाज से अलग कर लेना. ओके, द एग्रीव्ड पार्टी में, जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है, एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई बाय पिटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. किस लिए अप्लाई कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. रेस्टिट्यूशन इज रिस्टोरेशन, वो चीज वापस लाना कि मेरे जो कॉन्जुगल राइट्स हैं देखिए नहीं दिए जा रहे हैं, मुझे वापस चाहिए. ओके, एंड द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट्स. अगर कोर्ट इस बात पे सेटिस्फाइड है कि जो ये इंसान अपनी पिटिशन में कह रहा है कि इसके हक छीने जा रहे हैं, इसको वो राइट्स वापस रिस्टोर किए जाएं, अगर कोर्ट इस बात पे सेटिस्फाइड होगी of the truth of statements made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted. और कोई भी ऐसी लीगल वजह नहीं है कि कोर्ट उस इंसान के दुख को सही समझ के, जायज़ समझ के, सच समझ के एक डिक्री इशू ना करे. ऐसी कोई भी जायज़ लीगल वजह नहीं है. द कोर्ट में डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अकॉर्डिंगली. ये हमने बेसिक समझा कि क्या है सेक्शन 9. अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ है, कोई भी रीजनेबल कॉज के बिना सामने वाले की सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है, तो एग्रीव्ड पार्टी जो है पिटिशन के थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए अप्लाई कर सकती है. और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ये बात सच है, ऐसा हुआ है, और कोई भी लीगल ग्राउंड कोर्ट को नहीं दिखता है कि क्यों इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए, तो कोर्ट जो है डिक्री इशू करती है कि ऐसा है, सामने वाले के राइट्स रिस्टोर करो. और ये आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि अगर कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ उस इंसान पे आता है जिसने विड्रॉ किया. इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे.
और ये ऑर्डर इशू किसके अंदर होता है? ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी। ओके, इसको अब हम आगे समझते हैं। जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पे, इफ इट्स एन एमसीक्यू और समथिंग, इट्स अ डिफरेंट मैटर, बट जब थ्योरी आंसर्स आप लिखते हैं तो आपसे डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा जाता कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में सिर्फ बताइए। उस केस में ऑब्वियसली अगर आप वर्ड टू वर्ड जितना क्लोजली एक्ट को कोट कर सकते हैं, गुड फॉर यू, बट अक्सर क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसके एसेंशियल्स क्या है, बेसिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना होता है एंड इट्स ऑलवेज ईजियर टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। एंड ये एमसीक्यू में भी काम आता है क्योंकि आपको वो बोल दें कि विच ऑफ दीज इज not a feature of section 9 of Hindu Marriage Act, let's say, I'm just giving an example, और इस तरीके से 5-6 पॉइंट्स मेंशन हो, so it's easier for you to recognize, okay, because एक लाइन का एक्ट में बहुत रेलेवेंस है। Essentials of restitution of conjugal rights section 9 क्या है? पहली बात ये है, respondent has withdrawn from the society of the petitioner। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस इंसान के खिलाफ, मतलब खिलाफ तो नहीं, बट जिसके बारे में एप्लीकेशन डाली जा रही है, जो रिस्पॉन्डेंट है, उसने एक्चुअली विड्रॉ किया है सामने वाले की सोसाइटी से। विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी का बेसिक मतलब है कि सामने वाले ने अपनी मैरिटल ड्यूटीज, यहाँ पे हम देखते हैं विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी का बेसिक मतलब क्या है? कोई भी स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ जो है, उसने अपनी मैरिटल ड्यूटीज पूरी करना बंद कर दिया है, इसे हम बोलते हैं विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी। या तो वो आपके साथ कोहैबिट नहीं कर रहा है या आपके साथ रह ही नहीं रहा है। ओके, अब रह ही नहीं रहा है, को यहाँ पे एक चीज देखना, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि विड्रॉल है। जैसे हमने बात की थी 2 अलग शहरों में नौकरी है, या आपके बीच की समझदारी है कि भाई उसकी नौकरी दूसरे शहर में, तो क्या करेगा सामने वाला? जॉब छोड़ के बैठ थोड़ी जाएगा घर पे। तो उस केस में वो एक मजबूरी है उसकी उस सिचुएशन में, और हो सकता है वो इतना फाइनेंशियली वहाँ नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो कि आपको भी ले जाएं, एक फैक्टर है। दूसरा ये हो सकता है कि आपकी जॉब इस शहर में है, उनकी दूसरे शहर में लग गई, तो क्या करोगे आप? या तो जॉब छोड़ के चले जाओ, उनके साथ नहीं जा सकते हो ना, तो फिर उस केस में दूसरे की गलती नहीं है कि आप उसके साथ नहीं रह रहे हो, एक मजबूरी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तो वो विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी नहीं माना जाएगा। बट एक होता है आप छोड़ के ही चले गए सामने वाले को, आप उसके साथ ही नहीं रहते हो, बहुत जगहों पे ऐसा भी होता है, तो उस केस में ये कहा जा सकता है। तो कंपनी एंड कोहैबिटस की आपके सेक्सुअल रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं हो रहे हैं, आपको जो मैरिटल एक शादी से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां हैं वो नहीं पूरी की जा रही हैं। एलिमेंट ऑफ डेजर्शन होना बहुत जरूरी है विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी में। व्हाट डू वी मीन बाय एलिमेंट ऑफ डेजर्शन? डेजर्शन मतलब किसी को छोड़ देना, डेजर्ट में जैसे नहीं एक कहा जाता है इस तरह से कि बिल्कुल किसी को अकेला छोड़ देना, तो आप किसी को डेजर्ट करके चले गए। एक्चुअल भी होता है और ये कंस्ट्रक्टिव भी होता है। अब इसको हम समझते हैं। एक्चुअल डेजर्शन क्या हुआ कि फिजिकली सामने वाला अलग रहने लग गया आपसे, दूसरे शहर में जाके या सेम शहर में मे बी दूसरे घर में जाके रहने लग गया, आपके साथ नहीं रहता है, तो वो आपको डेजर्ट करके चला गया, छोड़ के चला गया, दूसरे घर में रह रहा है, तो ये तो एक्चुअल डेजर्शन है जो बाहर से दिख भी रहा है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन, रह तो एक ही छत के नीचे रहे हैं बट देयर इज नो परफॉर्मेंस ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन। एक छत के नीचे रह रहे हैं, दुनिया समाज को लग रहा है एक घर में रह रहे हैं, पर कोई भी शादी से जुड़ी हुई ऑब्लिगेशंस, मैरिटल ऑब्लिगेशंस जिन्हें हम कहते हैं, पूरी नहीं की जा रही हैं। तो अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए नॉर्मल लग रहा है बट नहीं है, अंदर ठीक नहीं है चीज़ें। तो ये एक्चुअल डेजर्शन हो गया, ये कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन हो गया। दोनों केसेस को कंसिडर किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कंसिडर होता है क्योंकि ये बाहर से दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी क्या होता है, और ये भी हमने समझा कि हर सर्कमस्टांस ऐसा नहीं होता। तो पहला एसेंशियल क्या है कि रिस्पोंडेंट का विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी नेसेसरी है। सेकंड पॉइंट क्या है? विड्रॉल विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। ये जो हमने पहले पॉइंट पे पढ़ा उसी से रिलेटेड है कि कोई रीजनेबल कॉज, कोई जायज़ वजह होनी चाहिए इस विड्रॉन के पीछे। जैसे हमने बात की लॉन्ग डिस्टेंस में, अब सामने वाले की जॉब है बाहर, तो उसके पास एक जायज़ वजह है वहां जाना, क्योंकि वो आपके साथ रहने के लिए जॉब छोड़ के घर थोड़े बैठ जाएगा, नहीं तो आपका घर कैसे चलेगा। तो एक मजबूरी है उसकी, ट्रांसफर आ रहा है जॉब में तो ऑप्शन नहीं है उस इंसान के पास, ट्रांसफर लेना उसकी मजबूरी है, तो वो एक जेन्युइन कॉज हो गया। कभी कभी कुछ और रीजंस होते हैं कि एक एग्जाम्पल जो आई थिंक बहुत नॉर्मल लोगों ने देखा है कि कपल है, मे बी किसी छोटे शहर में नौकरी है, बच्चे की पढ़ाई के लिए बेहतर शहर में जाना है, तो मे बी कई बार होता है मदर बच्चे के साथ रह के बाहर रह रही होती है उसकी पढ़ाई में देखभाल करने के लिए, एंड जो फादर है वो अपने होम टाउन में जॉब कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक डिसीजन है जो उस कपल ने लिया है अपने बच्चे की देखभाल के लिए और करियर के लिए। तो जायज़ वजह है कि वो औरत अलग जाके रह रही है, ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि उसने तो मुझे डिजर्ट कर दिया, ये शी हैज़ अ रीजनेबल कॉज, राइट। तो एक रीजनेबल कॉज होना जरूरी है। पहला हमने क्या पढ़ा? विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी जरूरी है, रीजनेबल कॉज जरूरी है। अच्छा, जो हमने पहले बात की थी बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ कहते किसे हैं कि सबूत देने की जिम्मेदारी किसकी है। जैसे अगर मैंने बोला तुमने चोरी की, तो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि तुमने नहीं की, या तो ये होता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ तुम पे है, या फिर मैं प्रूफ करूं कि तुमने चोरी की है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आया? मुझ पे आया। ये तो बेसिक हो गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है। तो इस सिचुएशन में बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन दी रिस्पोंडेंट, जिसके बारे में ये एप्लीकेशन डाली गई है कि भैया ये छोड़ के जा रहा है या ये अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रहा है, उसको साबित करना पड़ेगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ गड़बड़ कुछ भी। एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड दूसरे शहर में गया और वाइफ ये कह रही है कि ये डिजर्ट करके चला गया है, वाइफ पिटीशन फाइल कर रही है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हस्बैंड पे लाई करेगा कि वो ये बात साबित करे कि उसने सोसाइटी से अपनी वाइफ की विड्रॉ नहीं किया है, या वो प्रूफ करे उसके पास रीजनेबल कॉज है ना। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले पे आएगा। ठीक है,
थर्ड पॉइंट, कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट स्टेटमेंट इन पिटिशन इज ट्रू। इसकी तीसरी एसेंशियल है सेक्शन 9 की कि कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये जो बात कही जा रही है पिटिशन में, जो एक इंसान ने फाइल किया दूसरे के खिलाफ, वो सच है। कोर्ट का सेटिस्फाई होना जरूरी है, सिर्फ तुम्हारा पिटिशन फाइल करने देने कुछ नहीं होगा, ठीक है। चौथा, नो लीगल ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग ग्रांट ऑफ एप्लीकेशन। कोर्ट के पास एक भी लीगल वजह नहीं है कि वो ये एप्लीकेशन क्यों अप्रूव ना करें। कोई वजह होगी, अगर लीगल ग्राउंड होगा कि वो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दें तो वो उसे रिजेक्ट कर देंगे, पर अगर ऐसा कोई लीगल ग्राउंड बन ही नहीं रहा है, उन्हें ये अप्रूव तब करनी होगी। तो हमने क्या 4 एसेंशियल्स पढ़े? रेस्पोंडेंट हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है, विथड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, एक रीजनेबल कॉज होना चाहिए, कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये सच है, एंड देयर इज नो लीगल ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग ग्रांट ऑफ एप्लीकेशन। अंडरस्टूड? एक केस था, यहाँ पे मैं सिर्फ केस लॉज मेंशन कर रही हूँ, उनकी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी इट्स गुड टू मेंशन इन योर आंसर्स। रवि कुमार वर्सेस जुल्मी देवी 2010 सुप्रीम कोर्ट का केस था। कोर्ट ने इस बारे में बोला कि इंटेंशन ऑफ डेजर्शन इज इंपॉर्टेंट, नो डिजायर टू लिव टुगेदर। ये वही सेम एग्जाम्पल, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। एक इंटेंशन होनी चाहिए कि सामने वाला तुमसे दूर रह के अलग रहना चाह रहा है, एक इंटेंशन है, नीयत है अलग जाने की, तुम्हें छोड़ के तुम्हारी सोसाइटी से हटने की, किसी वजह से हो रहा है तो नहीं, वो नहीं माना जाएगा। दूसरा केस था रंजना केजरीवाल वर्सेस विनोद कुमार 1997। तो उन्होंने बोला लीगल मैरिज मस्ट बी देयर। इसको मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। एक एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए, एक कपल है, ये आदमी है, ये औरत है, ठीक है, मेल फीमेल, ये इसकी फर्स्ट वाइफ है और इस आदमी ने एक शादी और कर रखी है, ये इसकी सेकेंड वाइफ है। अभी अपनी सेकेंड वाइफ से अलग रह रहा है या अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर रहा है, तो इसने जाके पिटिशन डाली कि सर मेरे साथ गलत हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि तुम्हारी तो शादी वैलिड नहीं है, ये हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, आप इसे वहां देख सकते हो कि ये तो मैरिज ही वॉइड है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में पहली बीवी के होते हुए जो कि जिंदा है, शादी है आज की डेट में, तुम्हारी तो शादी नहीं मानी जा रही है। तो इस केस में सिंपल सी बात है कि तुम्हारा तो कोई केस ही नहीं बनता, क्योंकि रेस्टिट्यूशन तो तब होगा ना जब पहले शादी होगी, जहां शादी नहीं है वहां काय का रेस्टिट्यूशन, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि लीगल मैरिज होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, रीजनेबल कॉज हमने जो बोला वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड्स अंडर सेक्शन 12 and 13, ये हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, ये कोर्ट डिटरमाइन करता है रीजनेबल कॉज है कि नहीं, ये कोर्ट देखता है, इसका कोई एक डेफिनेशन नहीं है। कोर्ट देखता है कि जो भी तुम वजह दे रहे हो वहां पे वो कितनी उसे जायज लग रही है, ठीक है। कोर्ट को अगर जायज लग रही है तो वो उसे कंसिडर करते हैं, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ हम बात कर चुके हैं, किसके ऊपर आता है। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करते हैं। देखो, हर चीज एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, ये हम पिछले लेक्चर में बोल चुके हैं। तो इस सेक्शन के साथ भी ना सवाल उठे ओवर टाइम कि ये तो ठीक है, हमने बेसिक समझ लिया, सेक्शन 9 ऐसा कहता है कि अगर एक कपल है, हस्बैंड है, वाइफ है और वो शादी में है तो उनकी कुछ एक दूसरे की तरफ जिम्मेदारियां हैं, मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की सेक्सुअल नीड्स पूरी करना, कंपेनियनशिप रखना, एक दूसरे का साथ देना, ये एक बेसिक जिम्मेदारी है आपकी शादी में। ये ऐसा नहीं है कि आप दूसरे पे एहसान करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है शादी में, नहीं कर रहे हो तो तुम में दिक्कत है, ठीक है। और जो इंसान नहीं कर रहा है, दूसरा इंसान जाके पिटिशन दे सकता है कोर्ट में कि देखिए जी मेरे साथ तो गलत हो रहा है, और कोर्ट सामने वाले पे ऑर्डर करेगा कि ऐसा है, तुम अपना ड्यूटी फुलफिल करो, और तुम फेल करोगे तो उसमें तुम्हारी एक ऑर्डर है। और कोर्ट का ऑर्डर, लेट मी बी वेरी क्लियर, इट्स एन ऑर्डर, इट्स नॉट समथिंग रैंडम, ओके। ऑर्डर की वैल्यू है। कोर्ट का ऑर्डर ऐसा नहीं है कि कोई चिट्ठी आई है रैंडम और चल जाएगा, नहीं फॉलो करोगे सजा है इसमें, जेल नहीं डालेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है कि फिर तुम्हारा मॉनिटरी लॉस होगा, तुम्हारी मे बी प्रॉपर्टी चली जाए उसमें। तो ऐसा हवाई कागज नहीं होता है, वो कोर्ट के ऑर्डर की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। अब सवाल ये उठा कि चलो ये तो ठीक है, मान लिया, अब इसको लेकिन इस सिचुएशन में देखो, एक हस्बैंड वाइफ है, मान लो हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत परेशान करता है या कोई भी वजह है जिस वजह से वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, उसे उससे बिल्कुल नफरती हो गई है, मैं नहीं रह सकती इसके साथ, इस वजह से वो अलग जाके रहने लगती है कि हो सकता है उस पर हाथ उठाता हो, हाथ उठाना वैसे एक रीजनेबल कॉज बन गया, बट लेट्स से कि कोई उसको परेशान करता है या उसकी तरफ अच्छा नहीं है, शी हैज सम रीजन एंड शी लीव्स। कोर्ट इशू कर देता है डिक्री अगेंस्ट द वाइफ, क्योंकि वो कोई रीजनेबल कॉज फिलहाल मतलब ऐसा दिखा नहीं किसी को, तो उसके राइट्स का क्या? आपकी ऑर्डर को फॉलो करते हुए वाइफ को वापस आके अपने हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा, अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस पूरे करने पड़ेंगे, सेक्सुअल रिलेशन एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। तो ये सवाल उठा टी सरिथा वर्सेस टी वेंकट सुबैया केस में 1983 में इन आंध्रा हाई कोर्ट कि ये तो उस औरत के साथ गलत हुआ ना, उसके हक का क्या? कि आप उसे फोर्स कर रहे हैं कैसे इंसान के साथ रहने के लिए या कॉन्जुगल रिश्ते बनाने के लिए जिसके साथ वो रहना नहीं चाहती, तो उसकी अपनी बॉडी की ऑटोनॉमी नहीं है क्या? उसका अपना हक नहीं है? वो नहीं रहना चाहती इस इंसान के साथ या वो उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहती है, तो आपका लॉ तो उसे मजबूर कर रहा है, ये तो गलत हुआ। ये उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, ये तो उसके खिलाफ है, ऐसा इस केस में कहा गया, ठीक है। और डिक्री जो है लूजेस प्रॉपर्टी एंड लीगल एक्शन टेकन, अगर डिक्री वो नहीं फॉलो करती है मान लो वो वाइफ, तो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगी, लीगल एक्शन हो रहा है उसके खिलाफ, तो ये तो उसके साथ गलत हो गया। तो ये सवाल उठा कि इस एक्ट में तो प्रॉब्लम है, इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो फिर अगले साल हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह केस हुआ 1984 में, ये आया दिल्ली हाई कोर्ट में। इस हाई कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशन इस सेक्शन को अपहेल्ड किया कि नहीं नहीं सेक्शन अपनी जगह बिल्कुल सही है, और उन्होंने उल्टा इसके एडवांटेजेस भी बताए। क्या बात हुई चलो देखते हैं।
इन्होंने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को फैमिली लॉ में अगर घुसाओगे तो ये तो उस बराबर हुआ इंट्रोड्यूसिंग अ बुल इन अ चाइना शॉप। ये फेमस लाइन थी इससे। चाइना शॉप क्या होती है? बेसिकली जहाँ पे चीनी मिट्टी का सामान या ये सब क्ले का सामान मिलता है, चाइना उसको बोलते हैं। चाइना शॉप की एक बुल को, एक सांड को घुसा देना उस चाइना शॉप में तो सब तोड़फोड़ ही हो जाएगी, खराब हो जाएगा, राइट। तो उन्होंने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को फैमिली लॉ में घुसाओगे तो ऐसा तो नहीं चल पाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। कैसे नहीं घुसाएंगे भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो बेसिक है हर चीज का। आपके बेसिक राइट्स इस देश में एज अ सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं। आप कैसे इनको अलग अलग रख सकते हैं? फैमिली लॉ को अलग और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अलग रख ही नहीं सकते, वो तो हर जगह इन्वॉल्व होगा। ये तो बेसिक राइट है आपका। तो कोर्ट ने एक बात ये भी कही कि आप सिर्फ सेक्स पे या मैरिटल ऑब्लिगेशन में कि उसको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सिर्फ इस बात पे क्यों फोकस कर रहे हो? उन्होंने कहा कि एक लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट, जिसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी उसे बता दूं, एक सब्सटेंस होता है, उसको आप किसी सोल्यूशन में डिप करो, उसका कलर चेंज हो जाता है तो वो बता देता है उस सोल्यूशन में क्या केमिकल है क्या नहीं है, बेस्ड ऑन द कलर चेंज, ठीक है। उसे लिटमस टेस्ट बोलते हैं। तो लिटमस टेस्ट फॉर डिवोर्स कहा उन्होंने कि ये तो लिटमस टेस्ट का काम कर रहा है कि अगर सामने वाले ने डिग्री को डिसोबे किया तो ग्राउंड फॉर डिवोर्स तो बन ही जा रहा है ना, क्योंकि इसका रूल है कि भाई अगर डिग्री को डिसोबे किया कि कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी सामने वाला नहीं साथ आके रह रहा है, नहीं ड्यूटी पूरी कर रहा है, तो हम मान लेंगे कि ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो गया है, कोई फायदा नहीं है, इनको डिवोर्स दे देते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो लिटमस टेस्ट का काम कर रहा है डिवोर्स के लिए, डिग्री डिसोबे करेंगे तो ग्राउंड फॉर डिवोर्स बन जाएगा। पर इसमें फिर सवाल उठा कि सर तो फिर दूसरे का प्रॉपर्टी का लॉस क्यों? भाई एक हस्बैंड वाइफ है, वाइफ ने पिटिशन डाल दी, हस्बैंड साथ नहीं रह रहे, अपनी ड्यूटीज नहीं निभा रहे, हस्बैंड को एक तो मजबूरी में अपनी वाइफ के साथ रहना पड़ रहा है, वो रिश्ते स्टैब्लिश करने पड़ रहे हैं। आप कह रहे हो कि ये सब प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सेक्स पे फोकस मत करो, ये तो लिटमस टेस्ट है, डिग्री डिसोबे करेगा तो ग्राउंड फॉर डिवोर्स बन जाएगा, पर उस आदमी की प्रॉपर्टी तो गई, या फिर अगर औरत है तो उसकी प्रॉपर्टी गई। आप अरेस्ट तो नहीं कर रहे हो बट प्रॉपर्टी का लॉस तो हो रहा है, तो वो ये भी क्यों कर रहे हो? ये तो सामने वाले का नुकसान है कि उसे डिवोर्स तो मिल रहा है बट उसकी प्रॉपर्टी जा रही है। तो फाइनली 1984 में ही सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, ये सुप्रीम कोर्ट में केस था जिसमें ये बात समझाई गई और ये काफी हद तक क्लैरिटी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने देखो प्रीवियस केस से एग्री किया और ये साथ में ऐड किया कि ऑर्डर इज ओनली एन इंड्यूसमेंट फॉर द पार्टीज टू लिव टुगेदर। उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर हम इशू कर रहे हैं ये सिर्फ एक एनकरेज करने का तरीका है कि वो दो पार्टियां साथ आकर रहें, हम उस शादी को बचाने का मौका दे रहे हैं, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू वर्क ऑन देयर मैरिज। कोर्ट कह रहा है कि हम ऑर्डर इशू इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम सामने वाले को मजबूर कर रहे हैं कि तुम इसके साथ आकर रिश्ते निभाओ, हम ये कह रहे हैं कि तुम अपनी शादी पे काम करो, साथ रहो, हो सकता है तुम्हारे छोटे मोटी जो अनबन है वो सॉल्व हो जाए, किसी तरह संभल जाए। और उन्होंने कहा कि आप एक बात भी तो समझो, हम ये ऑर्डर सिर्फ तभी तो इशू कर रहे हैं जब कोई रीजनेबल वजह होगी, कोई रीजनेबल वजह नहीं है। अगर कोई रीजनेबल वजह है तो ऑर्डर ही नहीं इशू हो रहा है, ठीक है। इट मस्ट हैव सम रीजनेबल एक्सक्यूज। अगर कोई एक्सक्यूज ही नहीं है तो मस्ट हैव सम इफेक्ट एज मैरिज इज अ सीरियस कमिटमेंट। उन्होंने सिंपल सी बात कही। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं और रैप अप करते हैं। अगर एक पार्टनर, हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ पिटीशन इशू की कि ये अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर रही है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के सेक्शन के अंदर उसने पिटीशन डाली, कोर्ट ने ऑर्डर इशू कर दिया, वाइफ को आके साथ रहना पड़ेगा। कोर्ट का कहना है कि हम ये पिटीशन हम ये डिक्री तभी इशू कर रहे हैं, इस पिटीशन को अप्रूव तभी कर रहे हैं जब हमें कोई रीजनेबल वजह नहीं दिख रही है। अगर वाइफ ये बता दे कि भाई ये तो मारता है मुझे, तो हमारे पास तो जायज वजह है ना कि क्यों ये साथ नहीं रहती, हम डिक्री इशू ही नहीं करेंगे। या वाइफ बता दे मेंटल क्रूएल्टी है, टॉर्चर है, इन लॉस परेशान करते हैं, कोई और वजह है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज के लिए प्रेशर करता है, मेंटल क्रूएल्टी है, कुछ भी हो सकता है। जरा सी भी जायज वजह अगर हमें दिखती है तो हम तो डिग्री इशू ही नहीं करेंगे, तो बात खत्म हो गई। तो उस औरत को कोई फोर्स नहीं कर रहा है के साथ रहने को। और अगर कोई जायज वजह ही नहीं है तो फिर भाई तुम अपने मैरिज के कमिटमेंट को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? अगर तुम्हारे पास कोई जायज वजह नहीं है अपने हस्बैंड से अलग रहने की, तो फिर तो तुम उस रिश्ते का मजाक बना रहे हो ना कि तुम्हारा जब मन में आया साथ रहे नहीं रहे। ये तो गलत है, ये सामने वाले के साथ गलत है। तो उस केस में तुम्हारे साथ गलत नहीं हो रहा अगर तुमसे कहा जा रहा है कि तुम आओ और अपनी शादी निभाओ, क्योंकि यहाँ पे मैरिज एक सीरियस कमिटमेंट है और उसे सीरियसली लिया जा रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि यह सेक्शन कहीं से भी गलत नहीं है। अगर रीजनेबल एक्सक्यूज है, हम डिक्री नहीं इशू करेंगे, हम क्यों किसी को मजबूर करेंगे साथ आकर रहने को कि पति पीट रहा है पर तुम उसके साथ रहो, हम कभी नहीं कहेंगे। कोई वजह ही नहीं है तुम्हारे पास तो ही डिग्री इशू हो रही है, और वजह नहीं है तो फिर तुम्हारा जाना गलत है, क्योंकि तुम्हें उस शादी को मौका देना चाहिए, निभाना चाहिए। और उस केस में अगर तुम तब भी मान लो नहीं निभाते हो तो तुम्हें कोई जेल में नहीं डालता है, बट तुमने एक रिश्ता एस्टैब्लिश किया शादी की किसी से, एक सीरियस कमिटमेंट है, शादी एक बहुत बड़ा फैसला है जिंदगी का, और तुम उसका मजाक बना रहे हो, उसे छोड़ के सामने वाले के साथ गलत कर रहे हो, तो कुछ तो सजा तुम्हारे लिए भी बनती है ना। ऐसे कैसे खुले में छूट जाओगे कि तुम्हारा आज मन नहीं है साथ रहने का, अब तुम अलग रहने लग गए, तुमने कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं सुना, डिवोर्स ले लिया। ऐसा थोड़े होता है। या तो तुम्हारे पास जायज वजह हो तो तुम अलग रह रहे हो और डिवोर्स ले रहे हो, समझ में आता है लॉन्ग रन में। तुम्हारे पास कोई वजह भी नहीं है, तुम अलग भी रहने लग जा रहे हो, सामने वाले के साथ गलत कर रहे हो, कुछ तो रिपरकशन होना चाहिए ना उस चीज का। तुम्हें हर चीज में बेनिफिट क्यों मिलेगा, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। तो कोर्ट ने कहा कि इसलिए ये बात गलत नहीं है। तो इन शॉर्ट बोले, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड सेक्शन 9 कि कॉन्जुगल राइट इज इनहेरेंट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। शादी के इस इंस्टीट्यूशन में कॉन्जुगल राइट इनहेरेंट है, पार्ट है उसका। आप अगर किसी से शादी करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली माना जाता है कि आपकी जिम्मेदारी है उसका साथ निभाना, उसके साथ रहना, सेक्सुअल रिश्ते बनाना, मैरिटल ऑब्लिगेशंस को निभाना, ठीक है।
और उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है ये सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लॉज को कोडिफाई कर रहा है. रीजनेबल कॉज एक्ट्स एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ द एक्ट. ये जो क्लॉज एडेड है कि रीजनेबल कॉज होना चाहिए, ये एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है, एक डिफेंस की तरह काम करता है कि अगर आपके पास रीजनेबल वजह है तो कोई आपके साथ गलत नहीं होने देगा, आपको जबरदस्ती किसी के साथ रहना नहीं पड़ेगा और आपको उससे जायज डिवोर्स मिल सकता है. रीजनेबल वजह नहीं है तो एटलीस्ट इतना तो बनता है कि तुम्हारा मॉनिटरी लॉस तो हो, तुम तो मतलब नहीं तो ऐसे रिश्ते का मजाक बना रहे हो. सो दिस इज बेसिकली व्हाट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल लॉ इज अबाउट. ठीक है. इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ डिक्री. मान लो कोर्ट ने डिक्री इशू कर दी, सामने वाला तब भी नहीं आके रह रहा है तो होगा क्या? ऑर्डर 21 रूल 32 सीपीसी में डिक्री विल बी इन्फोर्स बाय अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. अरेस्ट नहीं होती है, आपकी प्रॉपर्टी ले ली जाती है या कुछ ऐसा प्रॉपर्टी अटैच कर देता है कोर्ट. ये हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 13 1A2 में. इफ नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन इवन आफ्टर 1 year इट बिकम्स अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स. हमने अभी शुरू में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में एक्चुअली पढ़ा था कि 1 साल का सेपरेशन पीरियड जो होता है कि आप अगर डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हो तो कोर्ट बोलता है आपको 1 साल साथ रहना होगा, कोहैबिट करना होगा, साथ रह के देखो क्या पता सुलह हो जाए, टू सेव द मैरिज. ठीक है. तो सेक्शन 13 में ये लिखा है जो हम आगे पढ़ेंगे. सेक्शन 13 कहता है कि अगर कोहैबिटेशन 1 साल बाद भी नहीं शुरू हो रहा है, डिक्री इशू हो गई, सब हो गया, प्रॉपर्टी चली गई, तब भी नहीं रह रहे साथ में, तो फिर ऑटोमेटिकली डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है कि भाई इनका कुछ नहीं हो रहा, ये खत्म है शादी, तो फिर कोर्ट इस पर डिवोर्स दे देती है. हम आगे के सेक्शंस में और फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, जुडिशियल सेपरेशन, डिवोर्स, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.